नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई शिवाच पर। देखिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 3 यानी कि भाग 3 हम पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले जो है भाग 1 यानी कि भाग 1 और भाग 2 ये दोनों ही अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले देख लेते हैं यहाँ पे हम कौन कौन से टॉपिक इस मतलब लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन क्या है, और सबसे पहले तो हम जानेंगे नियोजन के बारे में। फिर आर्थिक नियोजन क्या होता है वो हम जानेंगे। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। आर्थिक नियोजन के प्रकार कौन कौन से होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आर्थिक नियोजन से रिलेटेड। आर्थिक नियोजन को हम एक प्रकार से क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग, तो प्लानिंग का मतलब तो आप समझ गए होंगे। अब इकोनॉमिक जो है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो दोनों ही चीजों को मिलाकर हम इस लेक्चर में अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, आर्थिक नियोजन लिखा है यहाँ पे, तो हम पहले देख लेते हैं नियोजन। तो नियोजन का मतलब होता है यहाँ पे प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। प्लानिंग मतलब क्या होता है, पूर्व योजना बनाना। मतलब हम जो भी काम करते हैं उसके पहले हमको उसकी सारी रूपरेखा तैयार करना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। तो जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी है, सैलरी के ऊपर से लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी है 10,000, तो 10,000 सैलरी है और आपको कंप्लीट एक महीने यानी कि 30 दिन आपको क्या करना है, उसको परफेक्ट कंप्लीट करना है। तो जैसे आपकी फैमिली में 3 मेंबर है, ठीक है। एक आप हो गए, 2 और अदर हो गए। तो आप क्या करोगे, जो 10,000 है, 10,000 में से आप उनके लिए खर्च का भी निकालोगे, साथ में आप जो है कुछ सेविंग भी रखोगे। सेविंग क्यों रखना चाहिए, मतलब बचत रखना चाहिए, ताकि अचानक जो है कुछ प्रॉब्लम आ जाने के कारण जो आपकी बचत है वो आप काम में ला सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने जो है 5,000 जो है घर का खर्च में निकाल लिए, 2,000 और किसी चीज के लिए निकाल लिए, और 1,000 और, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 8,000, और 8,000 में से बचे कितने, 2,000। तो 2,000 आपने अपनी सेविंग में रख लिए। तो आप 10,000 में ही, अगर आपकी ऊंची रिक्वायरमेंट है तो आप उसे शांत कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपकी सैलरी कितनी है, 10,000 है। तो आप क्या करोगे, आपके जो 10,000 है, मतलब 10,000 हो गए आपके संसाधन। जैसे हमने पहले पढ़ चुके थे, संसाधनों का प्रयोग करके आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो ये हो गए हमारे संसाधन जिससे कि आवश्यकता की पूर्ति हो रही। तो ये संसाधनों का बंटवारा, मतलब अच्छे से बंटवारा, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारा जो संसाधन है उसका वितरण किस प्रकार किया जाए ताकि वो अच्छे से वहां पे डिवाइड हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो संसाधन होते हैं उसका अच्छे से बंटवारा ही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। ताकि क्या वो हमारे कार्य को अच्छे से किया जा सके। जैसे आप पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई करने के लिए आपने टाइम टेबल बना लिया, एक दिन पहले अपनी योजना बना ली कि कल संडे है, संडे के दिन हमको क्या क्या करना है। तो वो सारी चीजें सोचना क्या होती है, प्लानिंग होती है। अब बात कर लेते हैं आर्थिक नियोजन। तो किसी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का वितरण या फिर किसी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार काम किया जाए उसकी पहले ही प्लानिंग करना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन। मतलब नियोजन के अंतर्गत हम अगर देखें तो नियोजन के बिना किसी भी राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक जो लक्ष्य होते हैं उसकी पूर्ति संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि बिना प्लानिंग के किया हुआ कार्य व्यर्थ होता है या फिर अव्यवस्थित होता है। तो अव्यवस्थित होता है तो हम क्या बोल सकते हैं, कोई काम का नहीं होता है। तो इसलिए बोल रहा है कि सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य की पूर्ति संभव नहीं है बिना नियोजन के। इस लक्ष्य की पूर्ति जो होती है विकासशील राष्ट्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के क्रमबद्ध कार्यक्रम जो विकासशील और विकसित जो देश होते हैं उनके क्रमबद्ध कार्यक्रम को हम एक प्रकार से क्या बोलते हैं, नियोजन, यानी कि हम बोल सकते हैं उसे प्लानिंग। तो आप समझ सकते हैं प्लानिंग क्या हो गई। आर्थिक नियोजन एक प्रकार की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वांछित लक्ष्यों यानी कि जो हम चाह रहे हैं वो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमित जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको इस प्रकार यूज करना यानी कि कुशलता पूर्वक उपयोग किया जाता है। और भारत में जो नियोजन है उसकी अवधारणा कहां से ली गई है, यूएसएसआर, यानी कि अभी की दृष्टि में देखें तो रूस हम बोल सकते हैं, पूर्व सोवियत संघ जिसे हम बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो नियोजन है एक प्रकार से संगठित आर्थिक प्रयास को हम नियोजन बोल सकते हैं। आर्थिक प्रयास क्यों, क्योंकि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं इसलिए हमने उसे बोले संगठित, यानी कि ऑर्गेनाइज रूप से जो इकोनॉमिक जो प्रयास होता है उसे हम क्या बोलेंगे, नियोजन बोलेंगे। और राज्य के द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो प्राकृतिक संसाधन एवं आर्थिक संसाधन होते हैं तथा जो मानव संसाधन होते हैं उनका विवेक पूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। मतलब हम एक प्रकार से सिंपल बोल सकते हैं कि आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत
जो प्राकृतिक एवं आर्थिक और मानव संसाधन होते हैं उनका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करके जो आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्य है उनको प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो आप समझ गए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। किसी राज्य के अंतर्गत प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन और मानव संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करके क्या करना, आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना या प्राप्ति करना, उसे हम क्या बोलेंगे, आर्थिक नियोजन बोलेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ष 1930 में क्या हुआ था, आर्थिक यानी कि महामंदी आई थी विश्व में। तो उसके बाद जो नियोजन की अवधारणा है उसको काफी लोकप्रियता मिली। क्यों, अब महामंदी क्यों आई होगी, क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग को फॉलो नहीं किया गया होगा। सिंपल सी बात है, बिना प्लानिंग के कोई भी लक्ष्य आसानी से प्राप्त नहीं किए जा सके या फिर प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे इनको प्लानिंग की जरूरत पड़ी, क्योंकि महामंदी का सामना करना पड़ा तो इनको प्लानिंग की जरूरत पड़ी। तो इसी समय यह अवधारणा सामने आई थी 1930 में। इसने क्या है, जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, निजी व्यक्तियों का जहां पर अधिकार होता है उसे हम बोलते हैं पूंजीवाद। और समाजवाद यानी कि जहां पर गवर्नमेंट यानी कि राज्य का अधिकार होता है सारे संसाधनों पर, उसे हम बोलेंगे समाजवाद। तो कमजोरियों, जो पूंजीवाद की जो कमजोरियां थी उनको उजागर किया, जिससे क्या हो, स्पष्ट हुआ कि पूंजीवादी व्यवस्था विश्व में लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने में असफल रही है। तो इसी के पश्चात देखिए जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद की मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में व्यापार स्तर पर बेरोजगारी, गरीबी, आय की असमानता, आय की जो वितरण होता है वो असमानता की स्थिति का उसने जन्म दिया। तो ये सारी कमियां थी। फिर क्या हुआ, इसके ऑप्शन के रूप में हमने विकल्प ढूंढना चालू किया, क्योंकि पूंजीवाद जो है फेल हो गया था। तो जब कोई चीज फेल हो जाती है तो हम सोचते हैं उसका ऑप्शन ढूंढे ताकि हम जो है उससे सक्सेस हो सके, मतलब वो जो प्रॉब्लम है उससे हम दूर जा सकें। तो जो विकल्प है यानी कि ऑप्शन ढूंढने के लिए यहाँ पे बाध्य होना पड़ा। और इसी के फलस्वरूप क्या हुआ, जो यूएसएसआर, अभी हमने देखे यूएसएसआर से हमने फॉलो किए है आर्थिक नियोजन। तो यूएसएसआर है, उसने सबसे पहले 1928 में आर्थिक नियोजन को अपनाया। और इसी को देखते हुए हमारे भारत यानी कि हमारा जो प्यारा भारत है उसने आर्थिक नियोजन को अपनाया। तो अब आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है कि आर्थिक नियोजन जो है सबसे पहले किस कंट्री ने अपनाया था, यूएसएसआर ने। या फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो कंट्री है आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो हम बोलेंगे यूएसएसआर, यानी कि अभी की बात करें तो रूस से ली गई है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आर्थिक नियोजन के कुछ निश्चित उद्देश्य देख लेते हैं, मतलब किस लिए आर्थिक नियोजन किया जाता है और कौन कौन से लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके आर्थिक नियोजन के द्वारा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ शॉर्ट में देख लेते हैं हम, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा। राष्ट्रीय आय को हम क्या बोल सकते हैं, नेशनल इनकम, हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और प्रति व्यक्ति आय को बोल सकते हैं हम पर कैपिटा इनकम। तो ये दोनों ही चीजों को हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। इनको बढ़ावा देने में सहायक होता है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन हमने देखे हैं, कोई भी चीज का पहले से विधिवत रूप से क्या करना, प्लानिंग करना, ताकि संसाधनों का उचित वितरण हो सके। और उचित वितरण होने के फलस्वरूप जो है सभी चीजों का अच्छे से उपयोग होगा और उत्पादन और सारी चीजों को बढ़ावा मिलेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ावा मिलेगा। संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित होगा। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने बात करें कि अगर नियोजन कर रहे हैं तो आप संसाधन जो होते हैं हमारे प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन या फिर आर्थिक संसाधन, इन सभी का सही वितरण हो सकता है कि कहां कहां इनको उपयोग में लाना है। ये सभी चीजों का सही वितरण किसके माध्यम से होगा, आर्थिक नियोजन के माध्यम से होगा। निर्धनता के चक्र को समाप्त करना, सिंपल सी बात है, जब संसाधनों का सही उपयोग होगा तो सारी चीजें, उत्पादन सही होगा, बेरोजगारी घटेगी तो गरीबी यानी कि निर्धनता को भी दूर किया जाएगा। बेरोजगारी, सिंपल सी बात, बेरोजगारी दूर होगी क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा। आधारभूत संरचना का विकास करना है, यानी कि बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, या जो भी चीजें बेसिक तौर पर हमारे उत्पादन में काम आती है या फिर हमारे अर्थव्यवस्था को चलाने में काम आती है, उसे हम बोलते हैं आधारभूत संरचना। तो इनका विकास करना भी किसके माध्यम से होगा, आर्थिक नियोजन के माध्यम से होगा। कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना, सिंपल सी बात है, जब सारी चीजों का सही वितरण होगा संसाधनों का तो उचित उत्पादन होगा। उत्पादन होने के फलस्वरूप उद्योग में बढ़ावा मिलेगा और कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा। सामाजिक न्याय के साथ विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, विकास के लक्ष्य यानी कि जो एसडीजी है, एसडीजी आप समझते होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि सतत जो विकास है, विकास लक्ष्य है, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा सभी कंट्रियों को यहां दिए गए हैं। कितने हैं, 17 गोल है, जो कि 2015 से 2030 तक हमको पूरे करना है। तो सस्टेनेबल गोल 17 है, 17 को हम आगे विस्तार से देख लेंगे।
कोई भी लेक्चर में, तो 17 गोल है उनको प्राप्त करने में भी काफी मदद मिलती है और सामाजिक न्याय को भी यहाँ पे काफी बढ़ावा मिलता है आर्थिक नियोजन के साथ में। तो चलिए देखते हैं हम आगे। ये तो हो गए हमारे उद्देश्य, बेसिक हमने जान लिए हैं। अब आगे देखते हैं कि जो आर्थिक नियोजन है, आर्थिक नियोजन को करने के लिए हमको क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, या उसके एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, या फिर तत्व कौन कौन से होते हैं। तो उन तत्वों को हम देख लेते हैं। जब कोई आप आर्थिक नियोजन या प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास में उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन, डाटा या फिर जो भी चीजें है आपको उपलब्ध होना चाहिए। आपको प्लानिंग करते बनना चाहिए, या आपके पास में व्यवस्था या फिर सारी रूपरेखा होनी चाहिए। तो अगर आर्थिक नियोजन हमको करना है तो उससे संबंधित कुछ तत्व होते हैं, तो उनको हम देखते हैं। देखिए, विश्वसनीय आंकड़ों यानी कि जो डाटा होते हैं, जो विश्वसनीय आंकड़े और जो डाटा होता है वो उपलब्ध होना चाहिए हमारे सामने, तभी हम आर्थिक नियोजन को कर सकते हैं। उसके साथ साथ में आर्थिक नियोजन के लिए आधारभूत संरचना की उपलब्धता होनी चाहिए, तभी तो आप आर्थिक नियोजन करोगे। पता चल रहा है आपने आर्थिक नियोजन कर लिए है और आपके पास में आधारभूत संरचना नहीं है, तो आप किस चीजों का वितरण कर रहे हो, मतलब कौन से संसाधनों का कहां पे वितरण कर रहे हो, ये तो आपके पास में संभव है ही नहीं। तो इसलिए आर्थिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता आपके पास में होनी चाहिए। पहला डाटा होना चाहिए यानी कि आंकड़े होना चाहिए, दूसरा आर्थिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता भी होनी चाहिए। दक्ष प्रशासन की उपलब्धता होनी चाहिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है या गवर्नेंस की बात की जा रही है। तो जो गवर्नेंस है यानी कि जो मजबूत गवर्नेंस है वो उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि जो सारी चीजें है वो आपकी सही से एग्जीक्यूट की जा सके। व्यापक जन भागीदारी होनी चाहिए। जन भागीदारी यानी कि जनता का साथ ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसलिए व्यापक जन भागीदारी होनी चाहिए। और कुशल संस्थान होने चाहिए, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आपके पास में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर होगी तो ये कंप्लीट मिलाकर एलिमेंट यानी कि तत्व कहलाते हैं आर्थिक नियोजन के, और आप एक इकोनॉमिक प्लानिंग अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आर्थिक नियोजन के प्रकार की। तो आर्थिक नियोजन के कुछ प्रकार है, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिफाइन कर दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते, देखिए 4 प्रकार के हैं, 1, 2, 3, 4। तो पहला नंबर का देखते हैं, राज्य और बाजार के अंतर संबंध के आधार पर यहाँ पे आर्थिक नियोजन किया जाता है। तो यहाँ देखिए पहला जो है इसके संबंधित आदेशात्मक नियोजन और निर्देशात्मक नियोजन। निर्देशात्मक को हम सांकेतिक प्रेरक नियोजन भी बोलते हैं। तो ये दोनों को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब प्रक्रिया के आधार पर अगर बात करें तो प्रक्रिया के आधार पर देखिए केंद्रीकृत नियोजन होता है और विकेंद्रीकृत नियोजन होता है। केंद्रीकृत को हम एक प्रकार से बोल सकते हैं, देखिए योजना आयोग आपने पढ़े थे, अभी पढ़े नहीं है तो मतलब सुने तो होंगे योजना आयोग, आगे हम विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। तो योजना आयोग जो था केंद्रीकृत नियोजन पे डिपेंड था, और अभी जो उसके रिप्लेसमेंट में आ गया नीति आयोग, तो नीति आयोग जो है विकेंद्रीकृत नियोजन पे डिपेंड है। तो ये दोनों के बारे में हम जानेंगे। ये अवधि के आधार पर अगर देखें तो दीर्घकालिक यानी कि बहुत लंबे समय पर, जैसे कि मान लीजिए 2015 से 2030 तक की जो योजना है उसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घकालिक नियोजन बोलेंगे। और अनवरत योजना की अगर बात करें तो इसका समय सीमा एक प्रकार से दीर्घकालिक की रहती है, परंतु एक समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, कभी भी ये खत्म हो सकती है। अल्पकालिक योजना का मतलब होता है कुछ लिमिट यानी कि सीमित समय के लिए बनाई गई हो, तो इसे हम अवधि के आधार पर मान सकते हैं। क्षेत्र के आधार पर अगर बात करें तो क्षेत्र के आधार पर देखिए राष्ट्रीय नियोजन होता है यानी कि किसी नेशनल लेवल पर होता है, और क्षेत्रीय नियोजन यानी कि किसी स्टेट लेवल पर होता है। तो ये दोनों चीजें हम देखेंगे, मतलब चारों चीजों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं राज्य और बाजार के अंतर संबंध के आधार पर यानी कि आदेशात्मक नियोजन और निर्देशात्मक नियोजन। तो राज्य और बाजार के अंतर संबंध के आधार पर पहले हमने क्या देखे, आदेशात्मक और निर्देशात्मक। तो पहले देख लेते हैं आदेशात्मक, यानी कि राज्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, और प्रत्यक्ष भूमिका मतलब नियंत्रण जिसे हम बोलते हैं, राज्य का जो है कंप्लीट संसाधनों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। इसके अंतर्गत देखें तो लक्ष्यों का निर्धारण राज्य द्वारा होता है, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र और बाजार की जो शक्ति है उसको सौंपी जाती है। मतलब यहाँ कंप्लीट जो होता है राज्य के ऊपर रहता है मामला, और यहाँ पर निर्धारण यानी कि लक्ष्य का निर्धारण बस राज्य करेगा, उसे पूरा कौन करेगा, निजी क्षेत्र और जो बाजार की शक्तियां होती है। फिर यहाँ देखें केंद्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था होती है जो योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। यह एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। विकेंद्रीकृत यानी कि निचले लेवल पर, जैसे आप देखते हैं ना 73 और 74 में जो संशोधन हुआ है, जो ग्राम पंचायत लेवल पर हम डिसीजन लेते हैं, तो उनके हिसाब से यहाँ देखें तो यह विकेंद्रीकृत व्यवस्था है और अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। यहाँ पे कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। उसके अलावा इस मॉडल में निर्णय जो होता है केंद्रीकृत होता है, यहाँ पे हमने क्या देखे, विकेंद्रीकृत होता है। और राज्य की भूमिका इसमें प्रेरणादायक और प्रोत्साहक होती है। यहाँ पे राज्य की भूमिका कैसी होती है, नियंत्रक यानी कि आदेशात्मक एक तरीके से कंप्लीट होती है।
यहाँ देखिए 1991 के पहले की अगर बात करें तो जैसे एग्जांपल के तौर पर रसिया की बात करें तो ये मॉडल रसिया में प्रयोग होता था, और यहाँ पे 1991 में ये मॉडल प्रयोग होने लगा निर्देशात्मक, क्योंकि विकेंद्रीकृत व्यवस्था हो गई है, एलपीजी रिफॉर्म आ गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं केंद्रीकृत नियोजन और विकेंद्रीकृत नियोजन। इस प्रकार से हमें देखिए दोनों को एक प्रकार से आदेशात्मक और निर्देशात्मक को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। तो फिर भी देख लेते हैं दोनों के बारे में। योजना को पूरा करने का उत्तरदायित्व एक केंद्रीय संगठन पर होता है, जैसे कि हमने पहले देखे हैं आदेशात्मक नियोजन, और जो सारी चीजें जो निर्णय होते हैं वो उसके द्वारा खुद ब खुद लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सरकार, स्थानीय निकाय, व्यक्तिगत उद्यमी मतलब जो बिजनेसमैन होता है, जो जोखिम को उठाता है आदि से मिलकर योजना संबंधी निर्णय लेती है। जैसे कि हमने देखे विकेंद्रीकृत, पीछे देखे निर्देशात्मक, तो ये विकेंद्रीकृत नियोजन उसी प्रकार से है। फिर यहाँ देखिए सामान्यतः आदेशात्मक नियोजन को केंद्रीकृत नियोजन कहते हैं, और यहाँ पर निर्देशात्मक नियोजन को विकेंद्रीकृत नियोजन बोल सकते हैं। जैसे कि हमने देखे 73 और 74 जो संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कि ग्राम पंचायत और जो नगर निगम वगैरह जो सारी चीज लाई गई थी, तो वहां पे हमने जो है निचले लेवल पर सोचने की, यहाँ पे मतलब निचले लेवल पर डिसीजन लेना शुरू किया था। तो 73वां 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये हुआ था। तो केंद्रीकृत हमने देखे आदेशात्मक नियोजन को हम केंद्रीकृत नियोजन बोल सकते हैं, और निर्देशात्मक नियोजन को हम विकेंद्रीकृत नियोजन बोल सकते हैं। ये हो गया प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया के आधार पर। फिर देखते हैं अवधि के आधार पर। अवधि यानी कि एक समय सीमा के आधार पर, यानी कि एक होता है दीर्घकालिक अनवरत योजना और अल्पकालिक योजना। तो दीर्घकालिक योजना जो होती है एक लंबे समय के लिए योजना के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों एवं रणनीतियों का निर्धारण करती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं विजन 2020 एक प्रस्ताव है, ये एक पत्र है जिसके माध्यम से कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने की यहाँ पे सोची गई है भारत के अंतर्गत। इसे विजन 22 बोलते हैं, 2020 बोलते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, जिसमें 2070 तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये सभी क्या है, दीर्घकालिक नियोजन के अंतर्गत आते हैं। अनवरत योजना क्या होती है, एक प्रकार की दीर्घकालिक योजना है, और इसमें जो होता है योजनाओं के लक्ष्यों निर्धारण, रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है और वार्षिक आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। मतलब है तो दीर्घकालिक, परंतु प्रत्येक वर्ष उसका मूल्यांकन और संशोधन किया जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, अनवरत योजना। मतलब प्रत्येक बार, जैसे आपने इकोनॉमिक जो है पंचवर्षीय योजना अगर पढ़ी होंगी तो हम आगे तो पढ़ेंगे, तो पंचवर्षीय योजना में अनवरत यानी कि रोलिंग प्लान जिसे हम बोलते हैं, रोलिंग प्लान आते हैं एक निश्चित, मतलब 5 साल डिफाइन कर दिए परंतु बीच में बंद किए जा सकते हैं। 5 साल तो डिफाइन है परंतु प्रत्येक वर्ष उनका मूल्यांकन किया जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, अनवरत योजना या रोलिंग प्लान। अल्पकालिक योजना क्या होती है, एक लिमिट टाइम के लिए होती है, जैसे 1 वर्ष या 2 वर्ष की होती है। इसे हम क्या बोलेंगे, अल्पकालिक योजना बोलेंगे। तो तीनों के बारे में डिफरेंस आपने समझ दिए। ये दीर्घकालिक होती है, ये भी दीर्घकालिक होती है, परंतु प्रत्येक वर्ष इनका मूल्यांकन किया जाता है, और ये अल्पकालिक होती है यानी कि 1 या 2 वर्ष की होती है। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्र के आधार पर अगर देखें तो छोटा सा है, देखिए राष्ट्रीय नियोजन और क्षेत्रीय नियोजन। तो राष्ट्रीय होता है राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई योजना, राष्ट्रीय नियोजन के अंतर्गत आती है, और क्षेत्रीय नियोजन के अंतर्गत क्या आता है, क्षेत्र के आधार पर यानी क्षेत्र विशेष, जैसे कि कोई स्टेट है यानी कि कोई राज्य है, राज्य को ध्यान में रखकर, या फिर कोई और छोटा क्षेत्र हम बोल सकते हैं, तो उसे हम क्षेत्रीय नियोजन के अंतर्गत ला सकते हैं। तो दोनों के बारे में तीनों प्रकार के हमारे 4 प्रकार के हमारे नियोजन के प्रकार हो गए। उन चारों कैटेगरी के अंतर्गत हमने प्रकार देख लिए, तो आपको समझ में आ गए होंगे। आप पीछे जाकर एक बार और फिर रिपीट कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं आर्थिक नियोजन से रिलेटेड। तो देखिए हमने क्या देखे थे, वर्ष 1934 में मतलब 30 में महामंदी आई थी, तो 34 में क्या हुआ था, जो होता है विश्वेश्वरैया, ये जो थे प्लान इकोनॉमी नामक एक पुस्तक थी इनकी, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। और इस पुस्तक में क्या हुआ था, भारत के जो 10 वर्षीय नियोजित विकास है उस कार्यक्रम को इन्होंने निर्धारित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ये देखिए इसके बाद क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने एक पहल की 1938 में, और राष्ट्रीय योजना समिति का यहाँ गठन किया, और जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस समिति का जो है मतलब इस समिति के द्वारा अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों के विकास की ठोस नीति एवं कार्यक्रम को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन उस समय क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से स्टार्ट हुआ और कब तक चला था। तो ये चीजें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए 1940 से 1945 के दौरान इस समिति का अस्तित्व कैसा रहा, नाम मात्र रहा, परंतु 1949 में फिर से समिति की जो अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित हुई, और इसमें नियोजन संबंधी जो प्रगति है 1946 तक अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई थी। अंतरिम सरकार जैसे कि आपको पता है 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना था हमारा, परंतु उसके पहले से अंतरिम सरकार आपकी 1946 से, यानी कि जो संविधान सभा की जो
समिति होती है वो बनाई गई थी, तो उस समय सरकार थी, उसे अंतरिम सरकार बोलते हैं। तो उसमें जो है इसके कार्यकाल के दौरान इसको पूरा कर लिया गया था नियोजन को। और इसके अलावा अगर देखें तो 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान नाम से एक 15 वर्षीय योजना भी प्रस्तुत की गई थी। तो ये बॉम्बे प्लान क्या होता है वो हम आगे देखने वाले नेक्स्ट स्लाइड में। ब्रिटिश सरकार, इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग नामक एक पृथक विभाग खोला गया तथा सर आरदेशिर दलाल जो बॉम्बे प्लान के सदस्यों का एक अध्यक्ष बनाया गया था। जो सदस्य थे उनको अध्यक्ष बनाया गया। मतलब बॉम्बे प्लान जो था 8 उद्योगपतियों द्वारा जो बनाया गया था बॉम्बे प्लान, उसके सदस्य थे कौन, आरदेशिर दलाल। और इनको जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो नियोजन एवं विकास समिति बनाई गई थी विभाग, उसका अध्यक्ष इनको बनाया गया था। 1944 में ही क्या हुआ, श्रीमन नारायण इन्होंने जो है गांधीवादी योजना नामक योजना का निर्माण किया। और इसी प्रकार श्री एम.एन. राय के द्वारा 1945 में जन योजना नामक जो है योजना एक निर्मित की गई। और 1950 में क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना के नाम से एक योजना प्रकाशित की, जिसके कुछ अंश को सरकार ने स्वीकार कर लिया। और फाइनली यहाँ पे बाद में देखें तो 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया। तो योजना आयोग के बारे में सारी चीजें डिटेल में हम आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं और पंचवर्षीय योजनाएं भी हम आगे देखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम सारे प्लान के बारे में जान लेते हैं। बॉम्बे प्लान, गांधीवादी योजना, जन योजना, सर्वोदय योजना, ये सभी हमने अभी देखे फैक्ट के रूप में, इनको विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान क्या था, 1944 में 8 उद्योगपति यानी कि जो मुंबई के 8 उद्योगपति है उनके द्वारा एक 15 वर्षीय योजना थी। और इसके कुछ सदस्य थे, जैसे 8 सदस्य हम देख लेते हैं। पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला, कस्तूरभाई लाल भाई, जॉन मथाई, आयुर्वेद दलाल, ए.डी. श्रॉफ, लाला श्रीतम, ये सभी कौन थे, इसके सदस्य थे, यानी कि उद्योगपति थे 8। यह योजना 1944 से 1945 में प्रकाशित हुई थी। गांधीवादी योजना की अगर बात करें तो 1944 में हमने देखे श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना नाम से एक योजना लॉन्च की थी। और इस योजना में कृषि पर अधिक जोर दिया गया था। औद्योगिकरण की अगर बात करें तो कुछ सीमित था, जैसे कि कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग तक ही सीमित थी। यह राष्ट्रीय योजना एवं बॉम्बे प्लान से एक तरीके से विपरीत थी। ठीक है, भारत के लिए विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई और केंद्रीकृत नियोजन से सहमत नहीं थी। ये मतलब विकेंद्रीकृत थी, सिंपल सी बात है। विकेंद्रीकृत का मतलब निर्देशात्मक नियोजन से संबंधित थी। फिर जन योजना की अगर बात करें तो श्री एम.एन. नारायण ने युद्धोत्तर जो पुनर्निर्माण है उस समिति के अध्यक्ष थे। इनके द्वारा 1945 में इसको शुरू किया गया और मार्क्सवादी समाजवाद पर यह आधारित थी। कृषि एवं उद्योग दोनों ही क्षेत्रों को प्रमुखता दी गई यहाँ पे। इसके अलावा सर्वोदय योजना की अगर बात करें तो 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रकाशित की गई और इसके कुछ अंश को सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, कुछ को नहीं किया गया। यह गांधीवादी योजना से काफी मिलती जुलती थी, यानी कि ये जो है ये सेम है और बॉम्बे प्लान से विपरीत ये थी। मतलब ये दोनों बॉम्बे प्लान से विपरीत थी। तो ये चारों चीजों के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा जाना है। आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि बॉम्बे प्लान कब शुरू हुआ था, किसके द्वारा शुरू किया गया था, गांधीवादी योजना कब और किसके द्वारा, जन योजना कब और किसके द्वारा, सर्वोदय योजना कब और किसके द्वारा। तो ये सारी चीजें जो है एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं न्यू यूजर सब्सक्राइब कीजिए।